Hi guys, my name is Himanshu Aswani. I hope you all are good. So हमने रिसेंटली एक पोल डाला था जिसमें हमने पूछा था सबसे कि कितने लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्ट है। तो 95% लोगों ने ये बोला था कि हाँ, वी वांट टू लर्न। सो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाएं और उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडल्स, कि हाउ कैंडल्स फॉर्म, कौन से टाइम फ्रेम पे आप चार्ट्स देख सकते हैं, कहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हैं, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कैसे चलता है, हम कहाँ अपना शेयर खरीद सकते हैं, कहाँ अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा वो जोन है जहाँ पे वो प्राइस वहां पे आएगी, उस प्राइस पे वो आएगी और प्राइस वहां पे रिटर्न कर जाएगी, आपको प्रॉफिट मिल सकता है या आपको स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आज हम ये सब सीखेंगे। तो पहला टॉपिक ये रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल, कि हाउ कैंडल फॉर्म्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक 100 रुपीज का शेयर, आप कोई सा भी शेयर सोच सकते हैं, मान लीजिए कोई भी 100 रुपीज का शेयर है, और मार्केट ओपन अपन सबको पता है कि 9:15 AM पर हो जाता है, क्लोज 3:30 पर होता है, 3:30 PM पर। तो मान लीजिए एक शेयर है जो अभी ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पर। तो जब 9:15 पर उसकी ओपनिंग होगी, वो 100 रुपीज पर होगी, और मान लीजिए वो शेयर हल्का सा नीचे चला था 97 रुपीज तक। फिर उसमें एक अचानक से बाइंग प्रेशर आता है और वो शेयर 108 रुपए पर पहुंच जाता है, या फिर 110 रुपए पर पहुंच जाता है। 9:15 पर जब ओपनिंग हुई, ये एक डेली कैंडल है, एक डेली कैंडल है। 9:15 पर जब ओपनिंग हुई, वो शेयर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 97 तक आया, अचानक से बाइंग प्रेशर आया और वो 110 तक चला गया। बट ऊपर वहां पे वो क्लोज नहीं हो पाया, क्लोज वो 108 रुपए पर हुआ। ये एक दिन की कैंडल फॉर्म हुई है। कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक महीना, एक हफ्ता, एक क्वार्टर, एक ईयर। दिन की कैंडल, एक दिन की कैंडल एक दिन में बंद होगी, एक हफ्ते की कैंडल एक हफ्ते में बंद होगी, या एक साल की कैंडल एक साल में बंद होगी। ये सब आप चार्ट्स पर देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल। ये जो ओपनिंग प्राइस है एक शेयर का, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, 100 रुपए पे एक शेयर ओपन हो रहा है और वो क्लोज हुआ 108 पर। तो ये जो 100 से लेकर 108 तक का जो पार्ट है ना, वो है उसकी बॉडी, दिस। ये एक कैंडल की बॉडी है, ये एक पूरी कैंडल की एक बॉडी है। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं लोअर विक, और ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं अपर विक। ये प्राइस नीचे आई 97 तक, वापस रिकवर हो गई, या फिर प्राइस ऊपर तक गई थी 110 तक, बट वापस 108 पे क्लोज हुई, क्लोज नहीं हो पाई, या ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे। तो ये बन गई इसकी लोअर विक और ये बन गई इसकी अपर विक। सेम विद द रेड कैंडल, जब एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक शेयर है, उसकी कैंडल एक दिन की है, ये बिग शेयर है, एज यूजुअल 100 रुपए पे ओपन होता है,
और वो 2 रुपए तक जाता है। अचानक से उसमें सेलिंग प्रेशर आता है और वो शेयर 90 रुपीज तक आ जाता है या फिर 88 रुपीज तक आ जाता है। तो कैंडल ओपन यहां पर हुई 100 रुपीज पर 9:15 AM पर। ऊपर हल्का सा बाइंग प्रेशर आया, 102 तक गई वो। फिर एक सेलिंग प्रेशर आया और वो 90 तक चली गई या 88 तक पहुंच गई, बट 3:15 पर या 3:30 पर क्लोज यहाँ पे हुई 90 रुपीज पर। तो ये एक दिन की कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसका ओपनिंग पॉइंट ये है जो कि 100 रुपीज, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है जो कि 90 रुपीज। लो इसने बनाया 88 रुपीज का और हाई इसने बनाया 102 रुपए का। अंडरस्टैंड? ये जो इसकी रेंज है, एक कैंडल की रेंज, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, वो उसकी होती है बॉडी। और जहां पे कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, ये होता है इसका विक, अपर विक, लोअर विक। ओके। अब ये तो हो गई एक फुल एक्साइटिंग कैंडल जहां पे आपको बायर्स नजर आएंगे इस कैंडल में, या तो फिर सेलर्स नजर आएंगे आपको यहाँ पे। पर कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो होती है बेस कैंडल्स। इसको अपन बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और इसको अपन बोलेंगे एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब कुछ कैंडल क्या होती है ना, बेस कैंडल होती है। बेस कैंडल मतलब क्या, कि जहाँ पे फायर्स बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। ये देखिए, ये है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और ये है रेड एक्साइटिंग कैंडल। बेस कैंडल क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है ये। अब आपको ये दिखेगा कि ये एक पूरी कैंडल है, यहां से लेकर इसका हाई पॉइंट, इसका क्लोज पॉइंट और इसका लोअर पॉइंट से मिलाकर सब, ये एक पूरी कैंडल होती है। अब मान लो कि कैंडल और बॉडी के बीच का डिफरेंस, मतलब बॉडी एक कैंडल से 50% ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको अपन एक एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। जैसे कि कुछ कैंडल्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये कैंडल हो गई। अपन पता करते हैं कि कौन सी रेड एक्साइटिंग कैंडल है और कौन सी बेस कैंडल है। अपन को पता है कि ये कैंडल की पूरी फॉर्मेशन है जो बॉडी 50% से ऑब्वियसली ज्यादा है पूरी कैंडल से, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। और ये इसके लोअर विक और अपर विक है। बॉडी 50% से ज्यादा है पूरी कैंडल की। इसमें भी अपन को दिख रहा है कि बॉडी लगभग 80% है या 70% है। इसमें अपन को दिख रहा है कि 60% है बॉडी पूरी कैंडल से। बट इसमें
तो इसमें अपन को दिख रहा है कि ये जो बॉडी है ना, वो पूरी कैंडल के 50% से कम है। जैसे कि एक और एग्जांपल, ये मानो कि ऐसी हो या फिर ऐसी हो या फिर ऐसा हो कुछ। बॉडी अगर एक पूरी कैंडल के 50% से कम है तो वो एक बेस कैंडल होगी, और अगर बॉडी 50% या 50% से अबाव है तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल होगी। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल। बॉडी, अपर विक, लोअर विक। if body is greater than 50% of the whole candle then it will be exciting candle, और अगर वो छोटा होगा, 50% से कम होगा, तो वो एक बेस कैंडल होगा। बेस कैंडल कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ग्रीन या रेड। ये हमने ब्लू कलर इसलिए दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ग्रीन ही होगा या रेड ही होगा। और बेस कैंडल कोई भी फॉर्म में हो सकती है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बेस कैंडल इसका मतलब ये है कि वो 50% से कम हो पूरी बॉडी से, पूरी कैंडल से, उसकी बॉडी। तो वो हम पकड़ते हैं ये टॉपिक कि हाउ मार्केट वर्क्स। बायर्स और सेलर्स की वजह से मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है। मैं एक कैंडल बनाता हूँ, मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है। ओके, तो एक ग्रीन कैंडल बनती कब है? ऑब्वियसली जब बायर्स ज्यादा हों। और एक रेड कैंडल कब बनती है? जब एक सेलर्स ज्यादा हों। तो अपन इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ बायर्स हैं और 50 लाख रुपए के सेलर्स हैं। फेयर इनफ। 1 करोड़ रुपए के बायर्स हैं और 50 लाख रुपए के सेलर्स हैं, मतलब बायर्स ज्यादा हैं तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। और जब सेलर्स ज्यादा होते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के सेलर्स हैं और बायर्स हैं, ओपन को ये पता चल रहा है कि सेलर्स यहाँ पे ज्यादा हैं और बायर्स यहाँ पे कम हैं, तो प्राइस फॉल हो जाती है, प्राइस गिर जाती है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट चलाता कौन है? मार्केट हम जैसे रिटेलर्स तो चलाते हैं नहीं, जो 50, 60, 100, 200, 1000, 5000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं कोई भी शेयर्स की। नहीं, मार्केट चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस, FII, DIIs, म्यूचुअल फंड। ये सब चलाते हैं मार्केट। इनके पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में पैसा होता है। तो जब उनको एक शेयर लेना होता है, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन को रिलायंस का शेयर लेना है, तो वो कितनी क्वांटिटी में लेगा? वो 100, 200, 1000, इतनी क्वांटिटी तो लेगा नहीं। वो कितनी क्वांटिटी में लेगा? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ शेयर्स, 10 लाख शेयर्स, 20 लाख शेयर्स, इतने ज्यादा क्वांटिटी में लेगा। 100, 200 में क्यों लेगा? उसका क्या फायदा होगा? तो जब वो एक प्राइस पे, मान लीजिए 2000 की प्राइस है, और वो 20 लाख शेयर्स एक इंस्टीट्यूशन खरीदता है, तो उसके वहां पे सारे के सारे बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सेलर्स भी तो इतने होने चाहिए उस टाइम पे।
उस पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्टीट्यूशन ने जब 20 लाख शेयर्स का ऑर्डर डाला, तो क्या उसको वहां पे 20 लाख शेयर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं? वहां पे सेलर्स बैठे हैं 20 लाख रुपए के? अगर अगर वहां पे सेलर्स बैठे हैं 20 लाख रुपए के, बायर 20 लाख शेयर्स, सेलर्स 20 लाख शेयर्स, तो बायर्स की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई। वहां पे फुलफिल हो गई तो प्राइस वहीं रह जाएगी, प्राइस क्यों हिलेगी? बट अगर मान लीजिए कि बायर्स शेयर्स लेना चाहते हैं, बट सेलर्स वहां पे सिर्फ 5 लाख सेलर्स दे रहे हैं। सेलर्स वहां पे हैं 5 लाख ओनली, सिर्फ 5 लाख शेयर्स सेल हो रहे हैं उस प्राइस पे। 2000 की प्राइस मान लीजिए आप, प्राइस है 2000 रुपए। जब 20 लाख शेयर्स एक इंस्टीट्यूशन को वहां पे बाय कर रहे हैं, पर सेलिंग वहां पे सिर्फ 5 लाख शेयर्स की है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड है 20 लाख शेयर्स की, बट सप्लाई है सिर्फ 5 लाख शेयर्स की। इम्बैलेंस क्रिएट हुआ डिमांड एंड सप्लाई में 2000 रुपए की प्राइस पर। तो अब क्या होगा? जब एक शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और एक जब शेयर की प्राइस में सप्लाई आता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है पर सप्लाई बहुत ज्यादा है। और जब बायर खरीदते हैं, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई इतनी नहीं है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से मार्केट में प्राइस का अप एंड डाउन डिसाइड होता है। समझ आया? अब मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ऑर्डर लगाना चाहता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, 20 लाख शेयर, 50 लाख शेयर्स। तो उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, उसको वहां पे सेलर्स भी मिलने चाहिए होते। अगर उसको वहां पे सेलर्स नहीं मिले होते तो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स छूट जाते हैं। मान लीजिए उसने 20 लाख शेयर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, 100 से लेकर 103 तक की प्राइस पे, 100 या फिर 2000 ले लीजिए, 2000 रुपए से 2100 तक की प्राइस में उसने 20 लाख शेयर्स के ऑर्डर लगा दिए अलग अलग प्राइस पे। अब वहां पे अगर उसको सेलर्स नहीं मिले, वहां पे उसको सेलर्स मिले 5 लाख रुपए के, सिर्फ 5 लाख शेयर्स के सेलर्स मिले उसको, पर उसको कितने चाहिए? 20 लाख के। तो इम्बैलेंस क्या रहा? 15 लाख शेयर्स का। तो अगर उसको वहां पे नहीं मिले तो 5 लाख शेयर्स जो उसने खरीदना चाहे और सेलर्स भी वहां पे है, तो 5 लाख शेयर्स उसके एग्जीक्यूट हो जाएंगे एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज। जो 15 लाख रुपए के जो ऑर्डर्स है ना, वो वही रहेंगे 2000 की प्राइस पे, 2000 से 2100 की प्राइस पे। उसके 15 लाख शेयर्स जो है ना, वो पेंडिंग ऑर्डर वहीं पड़े रहेंगे। इंस्टीट्यूशन कभी भी अपना पेंडिंग ऑर्डर हटाते नहीं है, वो उनका पेंडिंग ऑर्डर वहीं पे पड़ा रहता है। तभी तो मार्केट में डिमांड आती है, इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से तभी तो वो शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। समझ रहे हो? अगर वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं पड़े हैं, डिमांड सारी फुलफिल हो गई कि 20 लाख, 20 लाख में मैं खरीद रहा हूँ, 20 लाख शेयर्स है मेरे पास, मैंने ऑर्डर डाल दिया, सेलर्स भी 20 लाख है, फुलफिल, तो प्राइस में अप एंड डाउन ही नहीं होगा, प्राइस वहीं की वहीं रह जाएगी। और मान लीजिए मैंने 20 लाख का ऑर्डर डाल दिया कि 20 लाख शेयर्स मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं, और सेलर्स आ गए 40 लाख के, तो प्राइस वहां से गिर जाएगी, मेरे शेयर्स तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे पर प्राइस तो गिर जाएगी ना, प्राइस गिर जाएगी वहां पे, और सेलर्स पे दम आ जाएगा वहां पे। पर अगर मेरे पास 20 लाख शेयर्स मुझे एग्जीक्यूट कराने हैं, पर सेलर्स ओनली 5 लाख शेयर्स के हैं, तो वहां पे अगर इतनी डिमांड आ रही है तो वहां से प्राइस जंप करती है, 2000, 200, 300, 400, 500 की जितनी भी डिमांड हो। और वहां पे जो 15 लाख शेयर्स है ना, वहां पे क्रिएट हो जाते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स वहां पे क्रिएट हो जाते हैं जो इंस्टीट्यूशन हटाते हटाते नहीं है।
जितने ऑर्डर्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उतने सेलर्स भी होने चाहिए, और अगर वहां पे सेलर्स नहीं हुए तो प्राइस जंप नहीं करेगी और ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। प्राइस ऊपर तभी जाएगी जब वहां पेंडिंग ऑर्डर्स छूट जाएं। अगर पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं रहेंगे तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। प्राइस ऊपर जाती है ओनली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस्ड डिमांड एंड सप्लाई। किसी पॉइंट पे बायर्स ज्यादा हो गए एंड सेलर्स कम हो गए तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, एंड सेलर्स ज्यादा हो गए एंड बायर्स कम हो गए तो प्राइस वहीं गिर जाएगी। और दोनों अगर 20 लाख बायर्स 20 लाख सेलर्स, तो प्राइस वहीं रह जाएगी, प्राइस कहीं जाएगी ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या है इस बात का? ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है? जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। एंड रेड कैंडल कब फॉर्म होती है? जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइस जंप इसलिए ही करेगी क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है, पेंडिंग ऑर्डर्स छूट गए हैं, सेलर्स बहुत कम है। और प्राइस गिरेगी तभी जब वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत कम है, सेलर्स बहुत ज्यादा है, और वहां पे सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स छूट गए हैं। तो अब अपन एक मार्क करते हैं कि जोन कैसे मार्क करते हैं। कि भाई पता तो चल गया कि डिमांड जोन या डिमांड है, सप्लाई है, अरे है कहाँ सप्लाई और डिमांड, मार्क कैसे करेंगे? उसको अपन देखते हैं कि अपन उसको मार्क कैसे कर सकते हैं। सो मान लीजिए मान लीजिए कि एक प्राइस है जो धीरे धीरे नीचे आ रही है। एक सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस नीचे आ रही है। तो प्राइस आती है 100 रुपए पे। एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ 120 रुपए पे। एक सेलिंग प्रेशर आया और रेड एक्साइटिंग कैंडल्स बनते बनते प्राइस नीचे आ गई 100 रुपए पे। अब यहाँ पे फाइट होती है। किसकी फाइट? इंस्टीट्यूशंस की फाइट। इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे फाइट होती है। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 50 लाख के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 50 लाख शेयर्स आते हैं, और सेलर्स यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 20 लाख शेयर्स के हैं। तो प्राइस में क्या मूवमेंट आएगा? प्राइस का जो रिजल्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब बायर्स जीत गए कि भाई 50 लाख शेयर्स के ऑर्डर लगा रहे थे बायर्स, और उनको सेलिंग 20 लाख की थी, मतलब बायर्स ज्यादा थे और सेलर्स कम थे। तो उसका रिजल्ट क्या आया? ये ये उसका रिजल्ट आया।
यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई और प्राइस वापस 120 के ऊपर चली गई। अब ये यहाँ क्या हुआ, इस पॉइंट पे आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्राइस 120 से 100 रुपए पे आई, यहाँ पे कुछ फाइट हुई, फाइट होने के बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल्स बन गई। तो मतलब ये एक फाइटिंग पॉइंट है बायर्स एंड सेलर्स का, और ये रिजल्ट है उसका कि यहाँ पे बायर्स जीत गए सेलर्स से, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन गई और प्राइस वापस 120 रुपए के ऊपर चली गई। तो हमने सीखा था कि रेड एक्साइटिंग कैंडल, बेस कैंडल और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो कुछ तरीके के डिमांड जोन होते हैं, जैसे कि एक हुआ ऐसा, एक रेड कैंडल है, उसके बाद फाइट हुई, और उसका रिजल्ट क्या है, एक ग्रीन कैंडल। तो ये है एक रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये है एक बेस कैंडल, ये है एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक होता है ये जोन। दूसरे तरीके का जोन क्या हो सकता है? ये है दूसरे तरीके का जोन। मान लीजिए मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है 100 रुपए पे, 100 रुपीज पे प्राइस है। प्राइस ने एक जंप लगाया 110 रुपए का, बायर्स आ गए यहाँ पे, 110 का प्राइस ने जंप लगाया, बट यहाँ पे एक फाइट वापस हो गई। 110 रुपए के ऊपर प्राइस जा नहीं पा रही थी क्योंकि वहां पे हल्के से सेलर्स आ गए थे। मान लीजिए 10 लाख रुपए के, 10 लाख शेयर्स के सेलर्स आ गए वहां पे, बट बायर्स वहां पे फिर भी 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख शेयर्स से अपना एग्जीक्यूट कर रहे थे ऑर्डर, वहां पे बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। और उसके बाद रिजल्ट वापस क्या आ गया, एक वापस ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल कहां तक, 130 रुपए तक। तो इन पैटर्न्स को अपन क्या कहते हैं, इन पैटर्न्स को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ड्रॉप। जो रेड कैंडल है वो अपन को पता है एक ड्रॉप है, तो इसको अपन कहते हैं ड्रॉप। इसको अपन कहते हैं बेस कैंडल, जो कि बॉडी 50% से कम है पूरी कैंडल के, इसको अपन कहते हैं बेस। इसको अपन कहते हैं ड्रॉप, और इसको अपन कहते हैं रैली। इस पैटर्न का नाम क्या हो गया, ड्रॉप, बेस, रैली। मतलब डी, इस पैटर्न को अपन बोलेंगे डीबीआर पैटर्न, ड्रॉप, बेस, रैली। इस पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, रैली, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, रैली। तो इस पैटर्न को क्या बोल सकते हैं अपन, रैली, बेस, रैली। तो मतलब आर पी आर पैटर्न। ये दो तरीके से पैटर्न होते हैं बाइंग प्रेशर में, एक तो होता है ड्रॉप बेस रैली और एक होता है रैली बेस रैली।
यही अपन सप्लाई में देख लेते हैं कि सप्लाई में क्या होता है। सप्लाई में भी सेम चीज होती है। रैली यहाँ पे क्रिएट हुआ एक बेस और यहाँ पे हुआ ड्रॉप। तो हुआ रैली, ये हुआ बेस और ये हुआ ड्रॉप। तो रैली, बेस, ड्रॉप। दूसरा इसमें पैटर्न क्या हो सकता है, आरबीआर जैसा, जैसे अपने पढ़ा था रैली बेस रैली, तो वैसे ही एक हो सकता है ड्रॉप ड्रॉप बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये क्या पैटर्न हो गया, आर पी आर बी डी, रैली बेस ड्रॉप पैटर्न। ये क्या पैटर्न हो गया, ड्रॉप। दो तरीके के पैटर्न अपन ने पढ़े, कुल मिला के चार तरीके के। डिमांड में क्या होगा, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली। और सप्लाई में क्या होगा जब प्राइस गिरती है, रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल। अपन ने पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल में क्या होता है। अपन ने कैंडल पढ़ ली कि ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है, इसका लोअर विक क्या होता है, उसका हायर विक क्या होता है, और कौन कौन सी कैंडल हर जगह आ सकती है। अपन ने बायर्स एंड सेलर्स के बारे में पढ़ लिया, डिमांड कैसे आती है, सप्लाई कैसे आती है, बायर्स एंड सेलर्स कैसे होते हैं, मार्केट मूव कैसे होता है। तीसरा अपन ने ये भी पढ़ लिया कि जोन्स कैसे होते हैं। एक होता है कि रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। डिमांड में प्राइस जब ऊपर जाती है और प्राइस जब नीचे गिरती है तब क्या होता है कि रैली बेस्ड ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो अब अपन देखते हैं कि जोन मार्क कैसे करते हैं। भाई डिमांड जोन मार्क कैसे करेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न बनाता हूं मैं, ड्रॉप ड्रॉप बेस एंड दिस इज रैली। ओके, तो ये हो गया अपना ड्रॉप, ये अपना हो गया बेस कैंडल, यहाँ पे फाइट हुई है, और ये ओपनिंग होगी रैली। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, ये एक DBR ड्रॉप बेस रैली पैटर्न हुआ। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पड़े रहते हैं, फाइट कहाँ पे हुई है। फाइट तो इस रेंज में हुई है, ये वाला रेंज। तो पेंडिंग ऑर्डर्स हमेशा बेस कैंडल्स के अंदर पड़े रहते हैं। ओके, तो अपन जोन को मार्क कैसे करेंगे। जोन को मार्क किया जाएगा ऐसे, ये हो गया अपने एक डिमांड जोन। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मान लीजिए प्राइस आई 10 लाख शेयर्स बेच के, यहाँ पे प्राइस आई, सेलर्स आए 10 लाख शेयर्स बेच के
फाइट हुई, यहाँ पे 10 लाख शेयर्स बिक रहे हैं, बट बायर आ गए वहां पे 40 लाख के। डिमांड में इम्बैलेंस हुआ, ओनली 30 lakhs ऑर्डर पेंडिंग रह गए, 10 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो 30 लाख के ऑर्डर है ना, वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स की तरीके से रह गए। यहाँ पे आई 10 लाख शेयर्स की सेलिंग, यहाँ पे फाइट हुआ 10 लाख बायर्स, 10 लाख के सेलर्स हैं, 30 लाख के बायर्स हैं। तो यहाँ पे एक फाइट हुई वहां पे, और रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पे 20 lakhs के शेयर्स, 20 लाख शेयर्स पेंडिंग रह गए। वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, एग्जीक्यूट नहीं हुए तो डिमांड क्रिएट हो गई और वो ऊपर चली गई प्राइस। तो यहाँ पे 20 लाख शेयर्स पेंडिंग हो जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन तो पेंडिंग ऑर्डर अपने हटाते नहीं है, तो यहाँ पे 20 लाख शेयर्स के ऑर्डर अभी तक पड़े हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब यहाँ मान लीजिए कि ये 100 रुपए की प्राइस है, यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुई, और ये 110 रुपए की प्राइस है। अब मान लीजिए कुछ हुआ, यहाँ पे वापस सेलिंग प्रेशर आया। तो सेलिंग प्रेशर जब आया, ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्राइस यहाँ पे आई, तो ये सेलिंग प्रेशर जो आया वो सिर्फ 10 लाख शेयर्स का है। 10 लाख शेयर्स का जब सेलिंग प्रेशर आया 20 लाख शेयर्स पे, तो भारी कौन पड़े? बायर्स भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो सिर्फ 10 लाख का है, और 20 lakhs के पेंडिंग ऑर्डर अभी भी उस जोन में पड़े हैं। तो प्राइस क्या करेगी? तो प्राइस क्या करेगी? प्राइस वापस से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आए तो भाई 10 लाख के ही हैं सेलर्स, 20 lakhs शेयर्स पेंडिंग पड़े हैं, और प्राइस वापस जंप कर गई वहां पे ऊपर। तो ऐसे जोन अपन मार्क करेंगे। अपन इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये जो लाइन होगी अपनी, जो बेस कैंडल के ऊपर होगी ओपनिंग पॉइंट पे, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट पे, वो होगी अपनी। और जो ये नीचे होगी, जिस इस पूरी कैंडल ने इसका लो लगाया है, जो इस प्राइस ने अपना लो लगाया है, जो ये होगी अपनी डिस्टल लाइन। बॉडी का हाई और कैंडल का लो, बॉडी का हाई होगा प्रॉक्सिमल लाइन और कैंडल का लो होगा डिस्टल लाइन। गेट इट? अब अपन को एंट्री का रखनी है और अपना स्टॉप लॉस का रखना है। तो मान लीजिए अपन को एक पैटर्न दिखता है, अपन को एक प्राइस दिखती है, ये हुआ ड्रॉप, ये बनी बेस कैंडल, और ये एक बनी रैली। तो अपन को अपनी एंट्री कहाँ रखनी है? और ये हो गया इसका जोन, ये हो गया एक डिमांड जोन। तो अपन को अपनी एंट्री कहाँ रखनी है? एंट्री विल बी लिटिल बिट स्लाइटली ऊपर रहेगी एंट्री, इस अपने डिमांड जोन से हल्की सी ऊपर। मान लीजिए डिमांड जोन 100 रुपए पे, इसकी बॉडी जो है क्लोजिंग बॉडी वो 100 रुपए पे है,
तो अपनी एंट्री कहाँ रहेगी, 100 100.50 रुपीज पे अपनी एंट्री रख देना। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, डिस्टल से थोड़ा सा नीचे। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन और ये हो गई डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये हो गया अपना एंट्री पॉइंट। ये जो ऊपर जो अपने लाइन खींची है ये हो गया अपना एंट्री पॉइंट, और जो डिस्टल लाइन के नीचे जो होगा वो होगा अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं अपन, स्टॉप लॉस अपन अपना रिस्क मैनेज करने के लिए रखते हैं कि भाई अपन को पता है कि अपन को थोड़ा ना पता है कि यहाँ पे कितने पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। मान लीजिए जोन अच्छा है, अपन को पता है कि जोन अच्छा है, अपन ने यहाँ पे एंट्री रख दी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। प्राइस यहाँ पे मान लीजिए 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं और प्राइस आ गई 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स से, 50 लाख शेयर्स बिक गए ऊपर से, तो डिमांड खत्म हो जाएगी क्योंकि सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। अब सेलिंग ऑर्डर सारे के सारे एग्जीक्यूट हो गए और डिमांड में इतना दम ही नहीं है कि वो उसको झेल सके। अब 20 लाख का जो शेयर्स हैं, जो डिमांड है 20 लाख की, वो 50 लाख की सेलिंग को थोड़ा ना रोक सकती है, नहीं रोक सकती ना। तो अपने स्टॉप लॉस लग जाता है। आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, आपको देखने जोन्स कितने अच्छे हैं, फालतू जोन्स पे बिल्कुल काम नहीं करना है। तो ये अपना एंट्री हो गई, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, और ये प्रॉक्सिमल या डिस्टल लाइन। सेम रैली बेस रैली में मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये रैली है, ये रैली, यहाँ पे एक बेस कैंडल क्रिएट हो गई। तो डिमांड जोन कैसे बनेगा, डिमांड जोन कैसे फॉर्म होगा, डिमांड जोन ऐसे फॉर्म होगा। ये हो गया अपना डिमांड जोन, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। जिस कैंडल ने लो लगाया है ये अपना डिमांड जोन हो गया। एंट्री कहाँ होगी, एंट्री थोड़ा सा ऊपर होगी एंट्री पॉइंट से, ये प्रॉक्सिमल लाइन से। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन के नीचे रखेंगे। तो आपको याद हो जाना चाहिए ये सब। ये हो गई प्रॉक्सिमल, ये हो गई डिस्टल, ये हो गया अपना एंट्री, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। प्रॉक्सिमल कहाँ पे है, 100 रुपए पे। डिस्टल कहाँ पे है, 95 रुपीज पे। एंट्री क्या होगी अपनी, 00.50 रुपीज। और स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, 94 रुपीज। ये अपना स्टॉप लॉस होगा। और अपन आप पूछेंगे कि यार एंट्री थोड़ा सा ऊपर क्यों रखते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे क्यों रखते हैं। अपन को तो पूरा जोन कवर करना है ना, ये जो डिमांड है उसका पूरा का पूरा जोन कवर करना है। कभी कभार होता है कि जो डिमांड के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, वो एंट्री से हल्के से ऊपर भी, जो प्रॉक्सिमल के हल्के से ऊपर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना कभी कभार कि पेंडिंग ऑर्डर्स तो कहीं पे भी पेंडिंग रह सकते हैं ना। तो हो सकता है कि भाई 100 से 100.30 पे, 120 पे भी कोई पेंडिंग ऑर्डर, इसलिए एंट्री अपने स्लाइटली ऊपर रखते हैं और स्टॉप लॉस अपने स्लाइटली नीचे रखते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स अगर बीच में हो तो एग्जीक्यूट हो जाए। बट बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ओके। और सेम विद द सप्लाई जोन्स, मैं आपको सप्लाई जोन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए ये अपना हो गया रैली, बेस कैंडल, और ये अपना हो गया ड्रॉप अच्छा खासा। डिमांड जोन अपन को कहाँ मार्क करना है, डिमांड जोन अपना ये रहेगा,
ये हो गया अपना डिमांड जोन। एंट्री कहाँ रखनी है? एंट्री यहाँ पे रखनी है। सप्लाई जोन में उल्टा हो गया, ओपनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ द विक। विक जो हाईएस्ट है ना, पूरी कैंडल का हाईएस्ट पार्ट, उस पे रखेंगे अपन स्टॉप डिस्टल लाइन। तो ये हो गई अपनी एंट्री, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गई डिस्टल लाइन, ये हो गई अपनी एंट्री, और ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। एंट्री अपनी कहाँ होगी? 100 रुपए पे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मान लीजिए 94 रुपीज पे, 94 रुपीज पे। प्रॉक्सिमल कहाँ है अपनी? सॉरी, एंट्री अपनी 100 रुपए पे होगी। स्टॉप लॉस कहाँ होगा अपना? स्टॉप लॉस मान लीजिए 106 रुपए पे होगा अपना, कि बाइंग प्राइस है ना, प्राइस ऊपर जा रही है। स्टॉप लॉस 6 रुपए पे होगा। प्रॉक्सिमल क्या है? 101 रुपया, मान लीजिए 101.5 रुपए। डिस्टल क्या है? डिस्टल लाइन डिस्टल लाइन कहाँ पे है? 105 रुपए पे। तो स्टॉप लॉस अपन ने ऐसे सेट कर दिया। 100 पे एंट्री, 101.5 पे मान लीजिए प्रॉक्सिमल लाइन है, जो हाई ओपनिंग है बॉडी का, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल 105 डिजिटल लाइन, एंड स्टॉप लॉस विल बी 106। मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स देता हूँ। ये है ट्रेड टाइगर, ये हम इस पर काम करते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आप साइन इन करके फ्री में चार्ट्स देख सकते हैं। हम ट्रेड टाइगर यूज करते हैं। ट्रेड टाइगर पे हमको सारे टाइम फ्रेम दिख जाते हैं। अब मान लीजिए ये है निफ्टी बैंक। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। अब मैं आपको अगर बताऊं कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, तो मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि आप एटलीस्ट डेली से चालू कीजिए और सबसे बड़े टाइम फ्रेम तक जाइए। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। छोटे टाइम फ्रेम पे अभी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत बिगनर्स है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कोरोना का। निफ्टी बैंक जब कोरोना में सेलिंग आई थी, ये देखिए 31 दिसंबर 2020। उसके बाद जब सेलिंग आई 2020 में, तो ये जो कैंडल थी, निफ्टी बैंक उस साल जनवरी में 32,000 से सीधा 16,000 पे आ गया था। अब 32,000 से 16,000 पे आएगा मतलब 50% निफ्टी बैंक गिर गया, मार्केट 50% क्रैश हो गया था। तो ऐसे टाइम पे रिटेलर्स पैनिक हो जाते हैं, सब पैनिक हो जाते हैं और सब अपने पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। अपन बोलते हैं बाय द डिप्स, बाय द डिप्स, पर डिप कहाँ मिलेगा भाई अपन को? डिमांड जोन कहाँ मिलेगा? डिमांड एरिया कहाँ मिलेगा? ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखिए, ये एक ईयरली की कैंडल है। अब यहाँ पे दो बेस कैंडल्स है। प्राइस इस जोन में आई और उसी साल रिकवर हो गई। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता 16,000 पे, तो आज जो हाईएस्ट पॉइंट जो 2021 में निफ्टी बैंक ने मारा था, वो था 41,851। कितने गुना हो गया ये? लगभग दो गुना हो गया, दो गुना के आसपास। तो इतना आपको प्रॉफिट मिल जाता अगर आप इन्वेस्टिंग करते तो वहां उस टाइम। पर बहुत लोगों ने एग्जिट कर दिया था। ये एक ईयरली चार्ट था। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक वीकली पे एग्जांपल देता हूँ।
वीकली में ये कैंडल अपन सबको पता है कि बजट के टाइम की कैंडल है, पिछले साल की 5 फरवरी के आसपास की। 1 फरवरी को बजट आया था, तो उस टाइम एक जो बाइक प्रेशर आया था, तो वहां पे उस टाइम एक वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया था। ये अपना ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। उसके बाद जो एक सेलिंग आई थी, यहाँ पे सब सोच रहे थे कि अरे मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चला गया, अब तो भाई से सेलिंग आ जाएगी, खत्म मार्केट। पर नहीं, ये अपन ने प्रॉक्सिमल लिया, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड डिस्टल हाईएस्ट पार्ट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। प्राइस यहाँ पे आई, फाइट चली और प्राइस अगेन ऊपर। ये देखिए 30,000 पे प्राइस आई और कहां तक चली गई, 42,000 लगभग। तो ये क्यों हो रहा है? ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, यही हो रहा है। ये एक वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे आई, ऊपर चली गई। यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस आई, ऊपर चली गई। मैं आपको डेली पे भी एग्जांपल दे देता हूँ। आप समझिए, इस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की पावर बहुत ज्यादा होती है। मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मार्केट कोई तरीके से मूव नहीं करता, ओनली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये आप अपनी जिंदगी में बांध लीजिएगा बात। ये देखो, ये है वो कैंडल 1 फरवरी की जब बजट था, मार्केट में बहुत खतरनाक बाइंग थी। अब ये एक रैली, बेस, रैली, ये अपन मार्क कर देते हैं प्रॉक्सिमल, जो है 30,731 पे। और ये है अपनी डिस्टल। जब मार्केट आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, इस डिमांड जोन में आपको दिख रहा है ना, इस डिमांड जोन में मार्केट आया और मार्केट अप, कितना ज्यादा अच्छे से बूम किया है मार्केट, कितना अच्छे से रिकवरी, फुल रिकवरी मार्केट में। निफ्टी बैंक कितने ही स्टॉक्स अगर आपने यहाँ लिए हुए होते और यहाँ बेचते तो आपको कितना ही फायदा हो गया होता। मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए वेदांता का शेयर है, मेटल सेक्टर, क्वार्टरली टाइम फ्रेम। ओके, क्वार्टरली नहीं, हाँ, क्वार्टरली टाइम फ्रेम। अपन सिर्फ इतनी सी पिक्चर देखते हैं। ये अपन ने चलो मार्क करके रख दिया कि भाई ये अपनी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये अपनी डिस्टल लाइन है, ड्रॉप, बेस और रैली। ये अपन ने डिमांड जोन मार्क करके रख दिया था। अब प्राइस कितने पे थी, 470 रुपए पे थी। धीरे धीरे प्राइस नीचे आ गई। ये देखो, प्राइस डिमांड जोन में अपन को एंट्री मिल चुकी है यहाँ पे। कहाँ पे, 122 रुपए पे। ये देखिएगा आप, डिमांड जोन में यहाँ पे एंट्री मिली तो प्राइस को कहाँ से कहाँ तक, प्राइस ने लो लगाया, 58 रुपीज तक का लो लगाया। अपन ने एंट्री ले ली थी 122 रुपए पे। अपनी एंट्री कहाँ थी, अपन एंट्री लेंगे 129 रुपए पे, अपन ने एंट्री ले ली यहाँ पे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना, 52 रुपीज का। प्राइस कहाँ तक गई अपनी, 227 रुपीज तक। 129 रुपए से 227 रुपए तक। ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है तो प्राइस को टाइम भी लगेगा जाने में, पर कितने टाइम्स तक। आपने 30 सितंबर 2015 को एंट्री ली होती और 2017 दिसंबर में, 2 साल में आपको पैसा लगभग डबल हो चुका होता आपका। अरे म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपन। टाटा स्टील, सेम डिमांड जोन है टाटा स्टील, अपन यहां हम करते हैं ड्रॉप, बेस, 3 बेस कैंडल्स बन गई और रैली। बेस कैंडल कितनी भी हो सकती है,
जितनी कम होती है उतना बेटर होता है। ड्रॉप, बेस एंड रैली। प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे आई। अपन ने एंट्री कहाँ मार्क की? अपन ने एंट्री मार्क कर दी 405 रुपए पे, अपनी प्रॉक्सिमल है 388 पे, क्योंकि ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में, गाइस इसको भूलना मत। 227 का अपन 178 का अपन ने स्टॉप लॉस रख दिया। और प्राइस कहाँ तक गई? 1538। 405 रुपए से 1500 से ऊपर तक प्राइस चली गई। लगभग 4 गुना पर पैसा दे दिया आपको। 30 जून 2020 में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, और प्राइस ने हाई मारा दिसंबर में 2021 में। लगभग 1.5 साल में आपको 400% मिल गया। क्या आपको म्यूचुअल फंड या कहीं से इन्वेस्ट करके इतना पैसा मिलता है क्या 1 साल में? नहीं। स्टॉक मार्केट में इतनी पावर है, वो आपको बहुत पैसा दे सकता है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी साफ रखें। आपको वो चीजें समझ आ जानी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है। आप वहां से पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। टाटा मोटर्स। बहुत लोग सोचते होंगे कि टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी रैली आ गई, बहुत बड़ी रैली आ गई। क्यों आई रैली? न्यूज की वजह से? नहीं, न्यूज की वजह से रैली नहीं आई है। रैली आई है डिमांड की वजह से। ये एक बहुत अच्छा जोन था टाटा मोटर्स में, ड्रॉप बेस रैली का। किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए कोरोना टाइम में 67 रुपीज पे लिया होता और स्टॉप लॉस रखा होता 52 रुपीज का, तो विद इन 2 ईयर्स उसको, उसका 67 रुपीज का जो शेयर है वो 538 हो चुका होता। लगभग 800 से 900% हो गया मेरे ख्याल से। क्या इतना रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में? नहीं। पेशेंस चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए आपको। ये एक हाफ ईयरली टाइम फ्रेम है, ये एक कैंडल हाफ ईयरली की है, इसलिए आपको लग रहा है कि प्राइसेस, ये एक डेली की कैंडल नहीं है, ये हाफ ईयरली की कैंडल है। लगभग 2 साल लगे हैं ऊपर पहुंचने में इसको। अपन देखते हैं टाटा मोटर्स में कि अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी तो समझाओ यार, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे अपन करेंगे। ये देखिए, ये एक ड्रॉप बेस और रैली का बहुत अच्छा जोन था। ये देखिए, प्राइसेस यहाँ पे आई, अपन ने एंट्री अपनी रखी 279 पे, स्टॉप लॉस अपन ने रखा 254 पे। प्राइसेस यहाँ पे आई, कंसोलिडेशन चालू हुआ, प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जाना हो चालू हुई। देख रहे हो कितना ऊपर गई है प्राइस? लगभग आपको 10:1 मिल गया। आपने 24 रुपए का रिस्क लिया और आपको 256 रुपीज प्रॉफिट में मिले। मतलब अगर आपने 10 शेयर लिए होते हैं यहाँ पे, तो आपको 240 रुपए का रिस्क और 2560 का प्रॉफिट। 100 शेयर लिए होते हैं तो 2400 रुपए का रिस्क और 25,000 रुपए का प्रॉफिट। समझ रहे हो? ये रैली आपने एंजॉय की? नहीं, हम तीनों ने की। यस, बिल्कुल की। हमको पता था टाटा मोटर्स ऐसे चलने वाला है, वेट कर रहे थे बस हम। हमने रैली एंजॉय की है इसकी। ओके। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक कोरोना में इस मंथली डिमांड जोन में आया था, रैली बेस रैली में आया। 303 से लेकर एंड बूम, कितना, 870 तक, 300 से 870। अरे भाई, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है ये लोग, ये सब चीजें। मैं आपको लेटेस्ट एक चीज दिखाता हूँ। हमने आपको स्टार बाय करने के लिए बोला था। क्यों बोला हमने आपको स्टार बाय करने के लिए? क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन है ये,
गाइस रीजन है ये ड्रॉप, पेस एंड रैली, ये ईयरली डिमांड जोन है। एक प्राइस यहाँ पे आई है, मेरे पास पर्सनली है, दीक्षांत अरमान दोनों के पास ये है शेयर, हम तीनों के पास ये होल्डिंग में पड़ा है। क्यों हम पेशेंटली इसको डिप्स पे ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस आएगी तो मूव तो करेगी ना। क्यों हमने आपको ऐड ऑन डिप्स करने के लिए बोला था? ये देखिए, ये ईयरली जोन में ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है ड्रॉप बेस रैली का। यहाँ पे हमने और ऐड कर दिया। हम वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस कब यहाँ तक चली जाए, 350 तक। जैसे ये लोअर लोज बनाते हुए आई है ना प्राइस, अब डिमांड जोन पे अड़ गया है, डिमांड जोन से पेंडिंग ऑर्डर लेगी तो भी ये हायर राइज बनाते हुए ऊपर चली जाएगी। मैं आपको फिर से एक बार मार्क करना सिखा रहा हूँ जोन। इस जोन कैसे मार्क करते हैं डेली पे या फिर कहीं पे भी। ये हो गई अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गई अपनी डिस्टल लाइन, ये हो गई एंट्री, और ये हो गया स्टॉप लॉस। हिंडाल को जब यहाँ पर आया था ना 31 मार्च 2020 को, तब लोगों की हालत खराब हो गई थी इसको लेने में। सिर्फ यही दिखाया जा रहा था कि अरे हिंडाल को खत्म, ये तो कंपनी खत्म, नेगेटिव है रिजल्ट्स वगैरह वगैरह। क्या हुआ? डिमांड जोन में आई, 93 से 556, 500% का रिटर्न, 500% से ऊपर का रिटर्न हो गया ये तो। सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई देखो बस। मैं आपको लेटेस्ट में आपको बस एक लास्ट टिप दे देता हूँ कि कहाँ लगता है आपको निफ्टी अगर कभी आए तो आपको कहाँ बाय करना चाहिए निफ्टी को। ये देखिए निफ्टी का एक क्वार्टरली डिमांड जोन है यहाँ पे 15,759, अभी चल रही 17,000, 7,276। कभी भी निफ्टी आपको 15,000 का है तो आप हो जाइए ना स्टॉक्स में लॉन्ग, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, स्टॉक्स में लॉन्ग हो जाइए। निफ्टी तो डिसाइड करेगा मार्केट की मूवमेंट। तो ये आपके लिए टिप थी कि आपको कहाँ अगली बाइंग करनी चाहिए निफ्टी में अगर निफ्टी कभी आ जाए यहाँ पे। और बेस्ट क्या होगा निफ्टी में? और बेस्ट होगा ये पॉइंट, जब निफ्टी 11,000 पे आ जाए। एक डिमांड जोन में आपको बता देता हूँ निफ्टी में, उस डिमांड जोन में भर भर के बाय कर लेना। 13,700, 13,749 रैली, डायरेक्ट बाइंग आ गई, बेस बनी ही नहीं यहाँ पे। ये भी एक डिमांड जोन मार्क करने का तरीका है कि आप इसके बॉडी के जहाँ से ओपनिंग हुई है वहां पे मार्क कीजिए, और यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे उसका लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्टल मार्क कर दीजिए, और एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे। 13,796 बेस्ट पॉइंट टू बाय निफ्टी। उससे पहले 15,750, 800 के आसपास और अच्छा पॉइंट बाय करने के लिए। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, कैसे डिमांड सप्लाई काम करते हैं, कैसे सारी चीजें काम करती है। इसको याद रखिएगा, इस वीडियो को वापस देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। डिमांड सप्लाई से ही काम करता है मार्केट। आपको कोई आके कुछ भी बोल दे कि स्टॉक क्यों मूव कर रहा है, स्टॉक तो अरे अच्छे रिजल्ट आ गए इसलिए मूव कर रहा है, अरे नहीं, डिमांड है उसमें, बायर्स है उसमें, ऐसा नहीं है। न्यूज़ पे मत जाइएगा, सिर्फ डिमांड सप्लाई
साइकोलॉजी, इस पे फोकस करिएगा गाइस। ये एक छोटा सा पार्ट था टेक्निकल एनालिसिस का, बहुत छोटा पार्ट। इसके आगे इतनी सारी स्ट्रैटेजी से इतनी सारी चीजें हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हम आपको सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।